एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो एपिसोड है ना, इसके जो गेस्ट हैं वो बड़े ही खास है, बड़ी स्पेशल है। एक डॉक्टर हैं, एक एजुकेटर है, टीचर है, ट्रेनर है, मेंटर है, स्पीकर है, मोटिवेटर है, एंटरप्रेनर है। दोस्तों एक नाम यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों की मदद की है, करोड़ों लोगों के काम आया है दोस्तों। और उस नाम का वो जो नाम है वो है स्टडी IQ एजुकेशन। अगर आपका एक गूगल अकाउंट है, आप यूट्यूब पे सर्फिंग करते हो और आपको इस नाम के बारे में पता ना हो, तो मैं ये मान ही नहीं सकता भैया, इस बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि स्टडी IQ एजुकेशन जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे भाई साहब 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद है। इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी ह्यूज कम्युनिटी, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन चैनल, 1 करोड़ सब्सक्राइबर दोस्तों, कैन यू बिलीव दैट। लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला जो नाम है स्टडी IQ एजुकेशन, इसके को फाउंडर आज हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। सो गौरव सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। Thank you, Shridhar. Thank you for that warm welcome. And I'm very happy to be on your very respected podcast. थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ओके, हम यहाँ पे कुछ सवाल जवाब करें गौरव सर से, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे ही गौरव सर यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़े, मुझे सबसे पहले तो उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा सा नकली लगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे जिमिंग भी है और पुस्तकें भी है, बुक्स भी है। सो एक परफेक्ट बैलेंस है आपके बॉडी और माइंड के बीच में बनाने के लिए, एक एकदम एग्जैक्ट चीज यहाँ बना के रखी है। और यही पहली चीज मैं यहाँ पे सीख चुका हूं। अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमें इस पॉडकास्ट में गौरव सर के साथ यहाँ पे सीखनी है, तो आप भी तैयार हो जाइए। मैं तो भैया पूरी तैयार हूं, मैं 1 घंटे से तैयार बैठा हूं भाई यहाँ पे तो अभी गौरव सर आप तैयार हैं, मैं सवालों की झड़ी शुरू करने वाला हूँ। जी, वैसे ये बैकग्राउंड जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत रिसेंट है। मैंने जब रियलाइज किया कि जी। मेरा वेट काफी बढ़ रहा है, एंड नाउ आई एम लाइक हम्म। आई थिंक 89 kgs and I need to be around 75. Then I thought that I'll need to up my health quotient, and it's then I जी। bought these two machines. One is of course, as you can see, a treadmill, and one is a cycle. And it's still a very humble setup compared to some of the other things that you see on YouTube, but I think it should be enough to get me in shape, I hope. जी बिल्कुल बिल्कुल, सब तरह से शेप में आना ही है क्योंकि हेल्दी हमें अपनी बॉडी को बनाना ही है। सर इससे पहले, मतलब यहाँ पे हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता जी, है, बराबर है? तो वो डॉक्टर के बारे में जरा हमें बताइए, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस डॉक्टर विच इज इन फ्रंट ऑफ योर नेम। so I was a graduate in dental surgery. I did my bachelor in dental surgery from Kasturba Medical College of Dental Surgery, which is in Udupi district in Karnataka. And after that, I did my MBA from a college in Ahmedabad called MICA. It's a college which is specialized for marketing mainly. So I specialized from there in digital marketing. And after that, after a brief stint in a job, I turned entrepreneur. I like started on my own. ओके तो मैं ये पूछना चाहूंगा, लोग बहुत डरते हैं सर कि लाइक बड़ा स्विच मारने के लिए बहुत डरते हैं। आपने तो डायरेक्ट डॉक्टर से मार्केटिंग की तरफ, मार्केटिंग से समथिंग ऑन टू समथिंग डिफरेंट, नाउ एंटरप्रेन्योर एंड नाउ लाइक अ यूट्यूबर इटसेल्फ। तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे कि यार ऐसी जब बड़ी जंप्स मारनी होती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या बताओगे? सो ये जो करे जाता है कि आप इस तरह का प्लंज लें, ये एकदम से नहीं आता। ये धीरे धीरे आता है। आप जब सोच लेते हैं एक बार कि ये करना है, तो आप उस फैसले की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। You never go from 1 to 100. You always go from 1 to 2, 2 to 3. And then when you reach at 3, then you get confidence to go to 5. And then you think about 10, and then you think about 50, and then 100. Because the problem is, if we are at 1 and we start thinking about 100, it will be very intimidating. And it might be so intimidating for a few that they might even not take a plunge at all. So we have to make sure that we have to think only about the next step. And that is exactly what I did. When I had decided that in fact, I had not decided to be an entrepreneur, but I had decided that I will not go back to job. That was very clear. And then that closes almost 90% of the doors for you. If you have decided once, you will not go back to job. Then you start thinking about what to do.
and then there are very few possibilities, you know. So I was already an MBA, and then what else? Now I could go to some foreign university and do a double MBA maybe. But even after doing that MBA, I did not know how to see a career if not for job. And I think all of my these questions were about that only. That okay, what next? Because after everything that there was a possibility, uh, it like all the paths come to one conclusion. So all the paths led to job only. And so I had decided that I will first learn a few things. Maybe that gives me confidence. I started teaching. I learned the ropes, and that gave me a little bit confidence. So much so that in the next 6 months, I gained a lot of confidence. And then in January 2015, I started Study IQ as a very small coaching born out of one very small room in Delhi. So that is how you gain confidence. So never think about too far ahead. Just take one step at a time. And confidence cannot come from merely listening to someone or listening to some speech or some Steve Jobs address or something of that nature. The real confidence will come when you take your first few steps and you get some positive vibes, and that will give you some confidence, and that then obviously you keep taking steps and that confidence will keep on increasing, and finally you'll come to a point where your confidence will not let you go back, and that is the real confidence. So there are, I think, a series of or a layers of or a hierarchy of confidences or motivations, and temporary motivation is only what comes from listening, but real motivation will come from taking the first few steps and getting some success, like maybe 1%, but that will propel you further. जी जी, अभी ये इतना बढ़िया बताया, मेरे दिमाग में एक देसी एग्जांपल आ रहा था इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए। मान लीजिए एक बहुत 100 सीढ़ियां बनी हुई है, देयर आर 100 स्टेप्स एंड यू हैव टू जस्ट गो डाउन। तो मुझे एक बात बताइए, आप सीधा पहली से 100 पे छलांग मारोगे? अगर मारोगे तो आपका काम हो गया, वहीं पे खत्म, बराबर है। तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, यू विल रीच सेफली। विद एवरी स्टेप यू विल गेन कॉन्फिडेंस दैट या आई एम रीचिंग टू ग्राउंड फ्लोर। सो दैट इज व्हाट इज द थिंग दैट गौरव सर हैज एक्सप्लेन्ड। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जॉब का मेंशन किया कि मुझे जॉब करना ही नहीं था। सो ऐसा मतलब क्या हुआ, लाइक यू नो व्हाट वर सम सर्कमस्टांसेस दैट केम इन फ्रंट ऑफ यू जिस वजह से आपने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए जॉब तो नहीं करना? ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जॉब में एक अच्छा करियर बना सकता हूँ। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा कि जॉब एक अच्छा करियर नहीं है। अब आप देखिए सत्तर पिच्चाई, सत्य नडेला, ये भी जॉब ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जॉब में जो गेन्स आपको मिलते हैं और जितना हार्डवर्क आप करते हैं वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। अल्टीमेटली मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति मेहनत तो कर सकता है, लेकिन मेहनत बहुत लोग बराबर करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो मिलता है ना उसका, वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक रिक्शा चला रहा है, वो दिन में 18 घंटे भी रिक्शा चला लेगा तो क्या कमाएगा? मुश्किल से कुछ 100 रुपए, 400, 500, 600, 700। वहीं पे अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो मेहनत कर रहा है, अगर वो 18 घंटे मेहनत कर लेता है तो वो करोड़ों रुपए कमा सकता है हर रोज। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा हार्डवर्क तो बराबर सबका हो सकता है, अपने अपने लेवल पे हम सब हार्डवर्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका जो जो रिजल्ट है वो बहुत अलग तरह से होता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लेवल पर जाएं जहां, या ऐसा करियर चुने अगर संभव है, कि जहां पे आपको रिजल्ट्स या गेन ज्यादा मिले। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो एक मतलब चाहे उस वक्त उतनी एनर्जी नहीं थी या उतना एक कॉन्फिडेंस नहीं था, या लेकिन एक समझ थी कि मैं जॉब में फंस जाऊंगा, या ऑनेस्टली मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था और अब भी हूँ। मुझे ये लगा कि जॉब में थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज तरह के लोग होते हैं शायद वो आगे निकल जाते हैं, या मुझे उस तरह की कुछ ना कुछ, मैं जिस कंपनी में था ऑब्वियसली वहां मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं उसके बारे में कुछ वो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपनी व्यक्तिगत जो क्वालिटीज थी, मुझे लगा कि मैं जॉब में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। और इसीलिए फिर मैंने जैसे ही मौका मिला मैंने तुरंत रिजाइन कर दिया। कुछ 2-3 महीने ही जॉब किया होगा,
और उसके बाद फिर मैं मुंबई में था, इनफैक्ट मुंबई में जॉब करता था, और वहां से फिर मैं अपने होम टाउन आ गया, गुरुग्राम हरियाणा। जी। तो जब आपने सर ये जॉब छोड़ा या फिर जब आप ये जॉब कर रहे थे, ओके, तो तब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेटर थी क्या? अगर नहीं थी तो जब हम लोग जॉब छोड़ने के लिए जाते हैं तो फैमिली, हमारी जो फैमिलीज होती है, इट्स लाइक अरे जॉब क्यों छोड़ रहा है अच्छा खासा, तो क्यों एंटरप्रेनर में जा रहा है? सो व्हाट वाज द सीन अराउंड दैट? देखिए, क्या होता है ना कि कोई मुझसे पूछता है कि हालांकि मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछता है कि क्या आप लक का क्या फैक्टर रहा इसमें, थोड़ा बहुत या कुछ भी रहा, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां हमारा जन्म हुआ है उसी में हम लकी हैं। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मेरा जन्म किसी सब सहारन अफ्रीकन कंट्री में हुआ होता, तो ठीक है, हो सकता है मैं तब भी सक्सेसफुल बनता, बस प्रोबेबिलिटी वाली बात हो जाती है कि हमें, हम जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, वहीं से हम लकी हैं, मैं कहता हूँ। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर लोन नहीं था। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज थी जो मेरे फेवर में गई, कि मैं जॉब छोड़ पाया, घर वालों का पूरा सपोर्ट था मुझे। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐसे जॉब्स में फंस जाते हैं कई बार, जो उसमें से निकल नहीं पाते क्योंकि उनके सर पे लोन होता है, तो 3 से 4 साल तो लोन चुकाने में ही चले जाते हैं। और फिर जब तक उनका लोन चुकता है तब तक वो थोड़ी ठीक ठाक जगह बना लेते हैं, तो तब उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए आप शुरू में ही रिजाइन कर देते हैं, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप 6-7 साल बाद सोचें कि मैं 6-7 साल बाद रिजाइन करूंगा। क्योंकि उस समय, मान लीजिए अगर आप 26 साल की उम्र में भी नौकरी शुरू करते हैं एमबीए करके, जनरली एक जो एमबीए करके उम्र होती है आमतौर पे वो 25-26 तो होती है मिनिमम। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति जॉब शुरू करता है और सोचता है कि मैं जब तक 33-34 का होऊंगा तब मैं कुछ स्टार्टअप की कोशिश करूंगा, तो मुझे लगता है वो भी किया है लोगों ने और सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जॉब छोड़ना और डिफिकल्ट हो जाता है। उस समय फिर आपकी तब तक मैरिज भी हो जाती है, कई बार बच्चे भी हो जाते हैं। उस समय फिर आप एक रिलेटिवली बेटर पोजीशन में भी लाइफ में होते हो, तो उस समय फिर जॉब लीव करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। तो ये चीज मैंने समझ ली थी, और अपने ओपिनियन के अनुसार मैंने तुरंत ही फिर रिजाइन कर दिया। मुझे लगा कि मैं, और क्योंकि मेरी उम्र भी 26 थी उस समय, 26-27 रही होगी, तो मुझे लगा कि मैं बजाय 32 में रिजाइन करूं, इससे अच्छा है कि मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ, so that I can build something significant in the next few years. And it worked for me. It may not work for someone else, but today I'm 34. I'm sitting in front of you giving you an interview on entrepreneurship. So I think it shows that things do happen if you give yourself a chance. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी जो आपने मेंशन किया सच सच में, मतलब लाइक एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट डिसाइड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस मोमेंट पे आपने क्या डिसाइड करना है। एंड बहुत बहुत ही मुश्किल डिसीजन है सर जो आपने लिया कि लाइक 3 से 4 महीने ही आपको हुए थे, एंड लाइक यू नो जस्ट शुरुआत ही हुई थी एंड लिविंग इट, बट इट वॉज अ बिग डिसीजन। यू हैव टू इन योर लाइफ टेक बिग डिसीजंस टू गेट समथिंग बिग फ्रॉम द लाइफ, ओके। तो आपको उतना देना पड़ेगा अगर आपको चाहिए उतना, और वो उतना दिया उन्होंने, इसीलिए आज इनको करोड़ों की कम्युनिटी इनकी यूट्यूब पे है। अभी यूट्यूब का जिक्र निकला ही तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने स्टडी आईक्यू एजुकेशन की शुरुआत की थी सर, तब आपने कभी सोचा था कि लाइक दिस कैन बिकम समथिंग सो ह्यूज, इतना बड़ा हो सकता है, कभी आपने सोचा था? और जो इनिशियल डेज आपकी डिफिकल्टीज के थे वो भी जरा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को नहीं मानता एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है कि ये अपने आप को हम कई बार समझाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो उसमें से एक चीज है। कई बार मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि 40s इज द न्यू 30s। कि कोई कहे कि हाँ। भाई अगर 40s इज द न्यू 30s, देन 30s इज द न्यू 20s, बात तो वही रही। अब जैसे मेरा, ओके। जब 26 का मैं था, जो मेरे अंदर एनर्जी थी, ऑब्वियसली आज भी मैं काफी एनर्जेटिक हूँ, लेकिन मुझे ऑब्वियसली अब शरीर उस तरह से नहीं चलता जब 26 में चलता था। एक समय था जब मैं 12-13 वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड कर लेता था। आज मैं, मुझे ब्रेक चाहिए होता है 2-3 के बाद ही। तो मुझे लगता है कि वो एक, मैं उस बात को तो बिल्कुल नहीं मानता एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है एज इज अ रियलिटी एंड वी हैव टू बी कंफर्टेबल with who we are and how we look with age, how we become old with age. तो ये तो वो बात हुई। बाकी जो आपने पूछा कि ये मैंने नहीं सोचा था, ऑब्वियसली नहीं सोचा था, बिकॉज हम ऑनलाइन नहीं थे जब हमने स्टार्ट किया था। इट वाज नॉट अ यूट्यूब चैनल और एनीथिंग लाइक दैट। इट वाज जस्ट अ वेरी कन्वेंशनल कोचिंग इन वन कॉर्नर ऑफ दिल्ली। जो एरिया भी सिलेक्ट किया गया था लाजपत नगर, इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोचिंग नहीं थे, क्योंकि लाजपत नगर एक पॉश एरिया है बेसिकली।
और जो एक गवर्नमेंट जॉब्स की जो हम तैयारी करवाते थे उस समय भी, वो एक बहुत एलीट कम्युनिटी का स्वप्न नहीं होता। लाजपत नगर में तो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और उस तरह का वो एरिया है, तो हमें लगा यहाँ पे किसी ने भी नहीं खोला तो वहां हम खोलते हैं, क्योंकि वहां भी जरूर ऐसे लोग होंगे। इनफैक्ट लाजपत नगर के आसपास बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वहां पे कोई कोचिंग नहीं था। तो हमने बस इस बात के लिए वहां पे खोला था कि वहां पे कोई कोचिंग नहीं था। एंड जी we had very limited success. We never went in loss, जी but we had very limited success. And then we opened another जी coaching in Patel Nagar. It was a very conventional coaching in one room. जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैसे हम भी बोर्ड पे पढ़ाते थे। कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह तो तब शायद थे भी नहीं। नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं, जो मार्कर वाले बोर्ड, मैं श्याम पट नहीं हाँ कह रहा हाँ कि हाँ उसकी नौबत नहीं आई थी, लेकिन जो मार्कर वाले बोर्ड होते हैं बस उन पे हम पढ़ाते थे, खड़े होके रात मतलब पूरे दिन क्लास लेते थे। और हम कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े। और फिर दो हम कोचिंग पैरेलल चला रहे थे, लेकिन अगेन बहुत लिमिटेड सक्सेस थी। जितना हम कमाते थे लगभग उतना ही हम स्पेंड कर देते थे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। फिर जब यूट्यूब चैनल बनाया मैंने 22 जून 2015, ये सोच के बनाया था कि यूट्यूब पर हम दिखाएंगे हम कैसा पढ़ाते हैं, और उससे हो सकता है इम्प्रेस होके शायद कोई ऑफलाइन में एडमिशन ले ले, यही सोच थी। और उस समय मैं इंग्लिश पढ़ाता था। मैं आज जो जैसे आप देखते हैं कि जीएस जी के ये सब नहीं पढ़ाता था, तो इंग्लिश पढ़ाता था। तो इंग्लिश के मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब भी मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया हुआ है। तो वही सब पढ़ाते थे और उसके वीडियोस डाले। फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। यूट्यूब पे कुछ था भी नहीं ज्यादा, 3-4 चैनल थे सिर्फ। और फोन जरूर आते थे मुझे कि आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा, आप कहाँ पर हैं, लेकिन वो फोन ज्यादातर दिल्ली के बाहर से ही होते थे, तो उसका कोई फायदा नहीं था। चैनल पर भी सब्सक्राइबर कुछ नहीं थे, तो 1000-2000 सब्सक्राइबर होंगे 6 महीने में। लेकिन फिर जब ये दूसरे शहर के लोग फोन करते थे, तब जरूर दिमाग तेज चलने लगा कि किस तरह से हम यहीं बैठे बैठे इनको कैटर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा पढ़ाना शुरू करता हूँ जो कोई नहीं पढ़ा रहा, मतलब जो। तो फिर मैंने डेली करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट किया। सो इस बात पे मैं गर्व करता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट टीचर ऑन यूट्यूब जिसने करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया, वो भी हिंदी में। और फिर मैंने इंग्लिश में भी शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी थी ही, मैं इंग्लिश पढ़ाता भी था। और आज भी इतने साल हो गए, 7 साल 8 साल, डेली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में, शुद्ध हिंदी और शुद्ध प्योर इंग्लिश में पढ़ाने वाला मैं एकमात्र टीचर हूँ। सो उससे चैनल में काफी एक जंप आया। आई थिंक वी गेन 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 2-3 मंथ्स। और वहां से फिर ऑब्वियसली कॉल्स और ज्यादा आने स्टार्ट हो गए। लेकिन अगेन वो कॉल्स हम किसी भी तरह से, वी कुड नॉट फ्रूटिफाई दोज कॉल्स, वी कुड नॉट कन्वर्ट दोज कॉल्स, बिकॉज वो ये बोलते थे कि आप यहाँ पर फ्रेंचाइज खोल दीजिए अपने हमारे शहर में। कोई कॉल केरला से आ रहा है, कोई कोई इंदौर से आ रहा है। इनफैक्ट इंदौर से 3 स्टूडेंट्स थे, वो आके उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था और वो यहाँ रहने लगे, बेर सराय। इस तरह की दिल्ली में काफी सारी सराय हैं बेसिकली, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते हॉस्टल्स होते हैं ये सराय। तो जो कटवरिया सराय, बेर सराय और इस तरह की बहुत सारी सराय हैं दिल्ली में, वहां पर वो लोग रहने लगे। और लेकिन उनका दिल्ली में रहने का जो खर्चा था बहुत ज्यादा था। हम तो बहुत 6-7 हजार रुपये ही लेते थे बच्चे से कोर्स खत्म करवाने का। और फिर लेकिन उनके जो लॉजिंग एक्सपेंसेस थे, जो दिल्ली में रहने का खर्चा था, बहुत ज्यादा था। तो वो जो 3 लोग इंदौर से आए थे वो वापस चले गए थे 1 महीने के अंदर। और वहां से फिर और हम दिमाग चला हमारा कि हम क्या करें इनको, मतलब फिर दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं, एक कैमरामैन को बुलाते हैं और इनका जो मतलब जो भी हमारा क्लास है उसको रिकॉर्ड करके इनको दे देते हैं, एक पेन ड्राइव में दे देते हैं। लेकिन फिर दिक्कत ये थी कि पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगा कंटेंट, अल्टीमेटली हमें अगर कंटेंट प्लेयर है तो बहुत जल्दी लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। टॉरेंट वगैरह उस वक्त चलते थे काफी ज्यादा, कि टॉरेंट पे कोई डाल देगा, तो वो सारे डर थे। फिर हमने स्पेशल एक कोर्स तैयार करवाया जिसमें उतना ज्यादा आसानी से कॉपी वगैरह होना संभव नहीं था। उन बच्चों को फिर हमने पेन ड्राइव कोर्स दिया, फिर हमने पेन ड्राइव कोर्स ही निकाल दिया। फिर वो पेन ड्राइव कोर्स काफी लोकप्रिय हो गया और फिर हमारा चैनल भी काफी धीरे धीरे ग्रो करने लगा। जब करंट अफेयर्स और ये सब हम पढ़ाने लगे, बहुत तेजी से नाम फैलने लगा। और उसके बाद फिर हमने मुड़कर नहीं देखा पीछे। फिर हमारे जब एक बार आई थिंक 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे शायद 1 साल में, 1-1.5 साल में, उसके बाद फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एक बार चैनल पे जब 5 लाख शायद दिसंबर 2016 में हुए थे,
तो उसके बाद फिर बहुत तेजी से चैनल ग्रो करने लगा और फिर कोर्सेज भी बहुत तेजी से बिकने लगे। तो वहां से एक तरह से कंपनी जो है वो फिर सेल्फ सस्टेनिंग हो गई। जी। अभी आपने जो पेन ड्राइव कोर्सेज का जिक्र किया, दिस वाज समथिंग न्यू। ओके, मतलब ना अभी भी ये सुना जाता है ना पहले भी ये सुना जाता था। तो इसे इम्प्लीमेंट करते वक्त भी सर मतलब कॉपी होने का भी खतरा थोड़ा रहता ही था कि ये पेन ड्राइव के अंदर है तो तुरंत कॉपी भी हो जाएगा। तो ऐसी जो डिफिकल्टीज थी वो आपने कैसे टैकल की, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, पेन ड्राइव कोर्स हमने लगभग 3.5-4 साल बेचे हैं और मुझे लगता है कि बहुत इनोवेटिव था। बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं दे रही थी ये, हम पहली थे, एजुकेशन में पहले थे जो इसको कर रहे थे। कम से कम जो टेस्ट प्रेप जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप, उसमें हम पहले थे। तो उसमें हमने एक कंपनी के साथ मिलकर काम किया। हमने देखा कि किस तरह से कॉपी हो सकती है। अगेन, बहुत इसमें ट्रायल एंड एरर होता है। आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई लीक कर ही लेता है। फिर हमने देखा कि लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, क्या कमी रह गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमें लगा कि पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू हम सिर्फ उन लोगों को कैटर कर सकते हैं जिनके पास लैपटॉप है या जिनके पास डेस्कटॉप है। तो वो बहुत छोटी एक मार्केट है ऑब्वियसली। इंडिया में कितने परसेंट लोगों के पास होगा? खास तौर पे वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही हजार, या ये कहिए कि मुश्किल से 5% के पास भी नहीं होगा लैपटॉप। तो सारा गेम जो था वो मोबाइल पर ही है। उसके बाद फिर हमने पेन ड्राइव कोर्स बंद किया और फिर ऐप लॉन्च की हमने। उसमें काफी समय लग गया क्योंकि ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं थे। तो धीरे धीरे उस चीज को भी सीखा, धीरे धीरे। और फिर हमने ऐप लॉन्च किया था। 2020 हो गया इसमें, अप्रैल 2020 में हमने ऐप लॉन्च किया। फिर जब ऐप लॉन्च किया तो हमारी रीच और ज्यादा बढ़ गई, हमारा रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और रिसेंटली वी हैव गॉटन एक्वायर्ड बाय बाय अनदर वेरी बिग कंपनी। जी जी जी। अब मैं गौरव सर थोड़ा सा आपको आपके जो स्कूल के दिन थे, जो थोड़े बचपन के दिन थे, उसमें लेके जाना चाहूंगा। और उसमें मैं पूछना चाहूंगा कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे, कि लाइक हम लोग हमेशा कहते हैं, अपने पेरेंट्स हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, अरे ये देखो यार शर्मा जी का लड़का कितना बेहतर पढ़ रहा है, कितने 90% ला रहा है। तो आप किस कैटेगरी में बैठते थे, 90 वाली, 80 वाली, 60 70, कौन सी वाली में? मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, टॉपर तो नहीं था लेकिन अच्छा था। टॉपर में नहीं था। और मुझे लगता है कि ये, जैसे कहते हैं ना कि आज आप जीवन में जो भी हैं वो अपने, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। कहते हैं डोमिनो इफेक्ट का अगर एक बेस्ट एग्जांपल है तो वो है कि लाइफ में आप जो भी अब तक बने हैं वो अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंसेस से बने। तो वो एक बहुत अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज थी मेरे लिए कि एक औसत से मैं अच्छा था लेकिन मैं टॉपर नहीं था। मेहनत मैं करता था नो डाउट, लेकिन कभी भी उस लेवल पर नहीं था। लेकिन आज मुझे लगता है वो चीज़ बहुत अच्छी प्रूव होती है क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि एक जो औसत बच्चा होता है उसको क्या चाहिए या उसके क्या पेन पॉइंट्स होते हैं। इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या आपको बहुत स्मार्ट होना चाहिए? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप देखें, बहुत ही जो बेस्ट टीचर्स रहे हैं या जो हैं, वो कोई बहुत टैलेंटेड नहीं रहे या बहुत ज्यादा ऐसे नहीं रहे कि हमेशा से ही टॉपर थ्रू आउट या इस तरह के नहीं रहे। और वो बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि अगर कोई टीचर इतना ब्रिलियंट रहा होगा अपने करिकुलम में हमेशा से, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि एक एक जो एक औसत बच्चा जो होता है उसको क्या चाहिए या जो कमजोर बच्चा होता है उसे क्या चाहिए। तो उस कैटेगरी में मैं था कि जहां से मैं ऊपर भी जा सकता था, यानी मैं हार्ड वर्क करता तो और इंटेलिजेंट होता, जैसे एक औसत, कोई भी एक औसत बच्चा होता है। तो लेकिन पढ़ाई पर फोकस था हमारा, काफी ज्यादा था। और पेरेंट्स की तरफ से भी काफी पुश रहता था। हालांकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसा कंपैरिजन तो नहीं करते थे, लेकिन ऑब्वियसली जैसे सबके पेरेंट्स होते ही हैं, एक वो एकेडमिक इंक्लिनेशन जरूरी भी था। क्योंकि अगर किसी के भी पेरेंट्स मान लीजिए 60s में बोर्न हुए हैं तो एक उनके अंदर एक वो डर तो होता ही था। आजादी को 20 साल ही हुए थे जब पेरेंट्स जब बॉर्न हुए थे। तो उस समय के पेरेंट्स में आप एक भय जरूर देखेंगे कि बिना पढ़ाई के जीवन नहीं है, या मेरे को लगता है कि पढ़ाई पर से ही सब कुछ हो सकता है। इनफैक्ट 99.99% तो सब नौकरी पेशे वाले ही थे। और ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब तो वर्ड भी शायद मैंने देखा है कि 2000 शायद 15 के बाद बहुत ज्यादा ये कैच वर्ड हुए हैं। उससे पहले तो अगर बोलना भी होता था तो कोई बिजनेसमैन ही बोलता था, एंटरप्रेन्योर तो नहीं बोलता था। वोकेबुलरी की क्लासेस में हम सिखाया करते थे, जब मैं इंग्लिश पढ़ाता था कि एंटरप्रेन्योर, तो उसमें बच्चों को उसकी स्पेलिंग तक नहीं आती थी। तो मुझे लगता है कि ये तो 2015 के बाद की बातें हुई हैं। बट वो अपनी जगह सही थे। उस समय जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी, उस समय की जो मांग थी, वो यही थी। और प्राइवेट जॉब वगैरह और इन सबको तो काफी ज्यादा वो समझा जाता था जैसे इसमें कभी भी निकाल सकते हैं, या इस तरह की भी फीलिंग्स थी।
लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से रहा है। जी जी। अभी आपने पेरेंट्स का गौरव से जिक्र किया, मैं सच में ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, शायद आपका भी यही होगा, कि पेरेंट्स आपके इस पूरे पृथ्वी पर ऐसे दो मात्र जीव होते हैं जो कि जागते हुए, सोते हुए, काम करते हुए, बैठते हुए सिर्फ आपके भले का ही सोचते हैं। अब होता क्या है कि इस सोसाइटी ने आप उनके दिमाग में डाल दिया है कि आपके बच्चे के लिए ये अच्छा है, ये भला है, ये सही है, जॉब सही है, एंटरप्रेन्योर ना रिस्की है। तो लेकिन ये अभी हम बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर जो अभी हमारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अभी उनको एक अलग साइड दिखाया जाए, ताकि अगर उस साइड में उनका उनको उनको अगर फायदा दिखने लग जाए उनके बच्चे का, तो वो उस वक्त भी उस तरफ भी इंकरेज उनको करेंगे। आई होप आप इससे एग्री करेंगे। मैं एग्री करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी हमें कोई भी चीज उनके सामने जब हम प्रपोज करें तो एक एस्केपिस्ट माइंडसेट से ना करें। ये बहुत जरूरी है। कई बार जैसे मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कुछ करना है। मान लीजिए किसी को डांसर बनना है, इस तरह के मैसेज बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं हमें कि मान लीजिए मुझे डांसर बनना है या मुझे किसी और सिंगर बनना है, लेकिन पेरेंट्स को हम बोलते हैं तो वो कहते हैं नहीं, तो पहले पढ़ाई कर ले पूरी, उसके बाद। तो वो इसलिए कहते हैं कि ऑब्वियसली वो बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि बच्चे का टैलेंट दबे। लेकिन आपके अंदर उतनी संजीदगी होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी सीरियसनेस होनी चाहिए। मेरे को लगता है जिस तरह से आप कहते हैं वो बहुत मैटर करता है। उनको दिखना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके जिस तरह से आपका जो टोन एंड टेनर है, आपका जो उठने बैठने का तरीका है, आपकी जो सिंसेरिटी है, उसमें दिखना चाहिए वो। तभी उन्हें एक लगेगा कि हाँ, ये इसमें भी करियर बना सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें कि आप कोई भी ऐसा फील्ड चुनते हैं अगर जो जिसमें कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो उसमें फिर फेलियर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखते हैं आज सिंगिंग में कितना कंपटीशन है। ऑब्वियसली अब हम तो एक इंडियन आइडल को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेरे ख्याल से 1 लाख लोग ऑडिशन देते होंगे। और वो बन भी जाता है, जो वो भी व्यक्ति फिर गायब भी नजर आता है 2 साल में। तो मुझे, या फिर मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट का क्षेत्र है, मान लीजिए कोई लड़की कहती है अपने माता पिता को कि मुझे हैंडीक्राफ्ट में आगे जाना है। अब आप देख ही रहे हैं जो हैंडीक्राफ्ट में लोग हैं उनका क्या हाल है। अभी सरकार को ये हुनर हाट और ये बहुत सारे ये जो शोज हैं या ये जो कॉन्फ्रेंस हैं या जो मेले हैं, ये आयोजित करने पड़ते हैं कि उनका सामान बिके या उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। अब मैं गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट हर राज्य वो योजनाएं चलाता है बुनकरों के लिए, वीवर्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए, शिल्पकारों के लिए, वास्तुकारों के लिए, इन सब के लिए। तब जाके वो अपना सस्टेन कर पाते हैं। तो अगर अब कोई बच्चा होगा, उसे एक एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि चलो मैं ये बोल के माँ बाप को पढ़ाई से बच जाऊंगा कि मेरे को देखो हैंडीक्राफ्ट बनाने हैं या मुझे खेल कूद में आगे जाना है। क्योंकि खेल कूद में भी आप जानते हैं कि अगर 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसके पीछे कितने आवेदक हैं। तो हमें अगर कुछ बनना है तो पहले हमें ये प्रूव करके ना सही, लेकिन कम से कम एक ब्लूप्रिंट तो दिखाना होगा कि हम वहां कैसे जाना चाहते हैं और उस पर क्या क्या कदम उठा रहे हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए, या एक होता है ना जैसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह की चीजें बोलते हैं, और फिर एक वो विक्टिमहुड सा स्टार्ट हो जाता है कि मुझे माँ बाप वो चीज नहीं करने दे रहे हैं जो मैं चाहता हूँ। अब मेरे को लगता है अगर आप माँ बाप को बताएंगे कि आप कैसे उसको पाएंगे, क्या आप कर रहे हैं उसके लिए, क्या आपने अभी तक किया है, कितना पढ़ा है आपने उसके बारे में। मान लीजिए आज मैं अपने फादर को जाके बोलता हूँ कि मुझे सिंगर बनना है और मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, तो अगर वो मुझसे पूछते हैं ठीक है बनो, लेकिन आपने क्या कदम उठाए हैं, क्या पता है आपको इस क्षेत्र के बारे में, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको पूरा रिसर्च करूं, मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो वो बने हैं, या मतलब मेरे को लगता है कि ये जो हसलिंग होती है या जो ये जो कुछ पाने के लिए जो हम चेष्टा करना चाहते हैं, ये एफर्ट बहुत कम लोगों में होता है। मैं आपको ये ज़ील बहुत कम लोगों में होती है। आपको एक चलो एग्जांपल देता हूँ। पिछले 6 सालों में मेरे पास सीवी आते हैं कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत हजारों में। मेरे को लगता है कोई नंबर तो है नहीं, ऑब्वियसली हम कोई काउंट तो करते नहीं है चीजें, लेकिन आराम से मेरे को लगता है 20,000 सीवी तो आ चुके होंगे मेरे पास आज तक। ठीक है, हमारे क्योंकि पोर्टल है हमारी वेबसाइट पर जहां पे बहुत हिट्स है, तो वहां पे अप्लाई करते हैं लोग जॉब्स के लिए। 20,000 में से आई थिंक टीचिंग के लिए होंगे कम से कम 5,000 जो आवेदन होते हैं। अब कोई भी बड़ी आसानी से मेल कर सकता है, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, ठीक है, मेल को बताओ क्या, इस तरह से। उसके बाद जब भी हमने भेजा है लिखकर कि ठीक है आप जो है अपना एक वीडियो बना के हमें भेजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं,
आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% लोग रिप्लाई नहीं करते उसके बाद। ओके। मतलब वो बस ये चाहते हैं कि हम बस वो भेज दें कुछ और हमारा हमको वो चीज मिल जाए। और इसी से पता चलता है कि लोग कितना कम एफर्ट करना चाहते हैं। मतलब अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी एक अ, व्यक्ति हैं जो टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, इटालियन हैं वो। उनसे किसी ने पूछा था कि आप ये टीवी पे आके कैसे बैठ जाते हैं, टीवी पे आप आते हैं, टीवी पे आप अपना ओपिनियन रखते हैं चीजों के ऊपर, तो ये एक कैसे कर पाते हैं आप ये, मतलब कैसे हम भी करना चाहते हैं, हर आदमी टीवी पे आके बैठना चाहता है और ज्ञान देना चाहता है सबको। तो उसने बताया कि 4 साल उसने अखबारों में फ्री कॉलम्स लिखे हैं इटली में, जो वहां पे ला कैरेरा स्पोर्ट या डेला कैरेरा स्पोर्ट, ये सब जो न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें 4 साल फ्री कॉलम्स लिखे हैं उन्होंने। उससे वो उन्होंने नाम बनाया धीरे धीरे। फिर वहां पे जो बहुत ही छोटे लोकल जो चैनल्स हैं, ईएसपीएन तो बहुत बाद में आया है, उन पर उन्होंने अपना 2-3 साल बिताए, वहां पे नाम कमाया, वो कमाया, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होके वो यहाँ तक पहुंचे। अब हम वो 8-9 साल की जो स्ट्रगल उन्होंने करी है, जो बहुत ही गहन स्ट्रगल है, वो नहीं करना चाहते। और हम सीधा आके टीवी पे बैठना चाहते हैं कि हमसे कोई हमारा ओपिनियन पूछे और हम फिर अपनी नॉलेज दें। तो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि जो हसलिंग होती है वो सबके लिए नहीं होती। हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करना चाहता। आप रॉक स्टार तो बनना चाहते हैं, लेकिन रॉक स्टार बनने के लिए आपको जो वाद्य यंत्र सीखना पड़ेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मेहनत आप नहीं करना चाहते सालों की। तो यही देखा है मैंने ज्यादातर लोगों में, हर आदमी सक्सेसफुल तो बनना चाहता है, लेकिन जो मेहनत करने की जो एक जील है, मेहनत करने की जो एक एक तपस्या होती है, हमारी जो लाइफ है वो कितनी भी चेंज करना हो जाए, हमारा जीवन कितना भी चेंज हो जाए, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेकिन एज ओल्ड हार्डवर्क वही रहता है। आज भी चीजें वही हैं, कंसेप्ट वही रहेंगे, आज से 50 साल बाद भी वही रहेंगे। बिना हार्डवर्क किए नहीं जा पाएंगे आप आगे, आज से 50 साल बाद भी, चाहे दुनिया कितनी भी चेंज हो जाए। तो वो मुझे लगता है, इनफैक्ट वो जो 10% टीचर वीडियो बना के भेजते हैं, राइट, और अगर हम उनको बोले फिर कि भाई इस वीडियो में आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, ये मतलब अल्टीमेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट, राइट। तो अगर कोई मुझे रिप्लाई करता है कि सर ये तो चलो ऐसे ही बना दिया था, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, देन आई से नहीं, आप पहले अपना बेस्ट मुझे बना के दिखाइए कि आप वो कर सकते हैं। तो उसमें से 10 में से फिर वो और 10 मतलब 90%, यानी सिर्फ 1% बच जाते हैं जो वास्तव में उस वीडियो को इंप्रूव करके वापस भेजते हैं। बाकी ये सोचते हैं कि नहीं, एक वीडियो उन्होंने बना के भेज दिया, वही उन्होंने इतना हार्डवर्क कर लिया कि वो अब उसी में ही उनका एक एंटाइटलमेंट बन गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी एंटाइटलमेंट नहीं है। मैंने भी फ्री में पढ़ाया है लगभग 1 साल, और उसके बाद 2 साल मैंने होम ट्यूशन लेके सर्वाइव किया है। जब मैंने बताया, जब हम कोचिंग चला रहे थे लाजपत नगर में, पटेल नगर, दिल्ली में, तो कुछ भी हम नहीं कमाते थे, जितना हम कमाते थे लगभग उतना ही हम स्पेंड करते थे। तो ऐसे में हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, या जो भी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। खैर मेरा रिलेटिवली काफी सिंपल लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी जो भी एक्सपेंस होते हैं तो वो मैं होम ट्यूशन देता था। तो होम ट्यूशन मैंने 3 साल दिए, 2015 से लेके 2017 के शुरू तक। तो मैं वही कहूंगा कि जो भी आप ये आज देखते हैं, आज जो भी आपने जैसे 1 करोड़ सब्सक्राइबर बताया आपने, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी, मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की एक तपस्या है, बहुत लोगों का एक सपोर्ट है। और उसकी तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी तरफ आपको वो कदम बढ़ाने होंगे। तो स्ट्रगल में मैं बहुत ज्यादा इन चीजों का बखान करना नहीं चाहता। ऑब्वियसली सबके स्ट्रगल्स होते हैं, सबके एक अपने वो होते हैं, मेरे भी हैं और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन व्हेन यू फाइनली अचीव योर गोल देन इट्स ऑल वर्थ इट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो एक चीज और अच्छी है कि इंडिया में थोड़ी समझ आ रही है, मतलब कि कोई कंपनी अगर फेल हो जाती है तो उसको नेगेटिव नहीं लिया जाता। अभी एक एजुकेशन कंपनी फेल हो गई थी पीछे, 2 हफ्ते पहले की बात है, पूरे लिंक्डइन पे छाया हुआ था वो मामला। उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि वो फेल क्यों हुई, कैसे हुई या वो सब, लेकिन मैंने देखा कि लोग एक पॉजिटिव तरीके से उसको ले रहे थे कि हाँ, उसमें जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको ले लेते हैं, हमारी कंपनी में वो आवेदन कर सकते हैं। इस तरह के मैं पोस्ट देख रहा था। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है तो आपके पास जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं, आपकी वो जो जर्नी है उसको वैल्यू करते हैं और आपको उसमें एक अच्छी पोजीशन पर आपको रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो आजकल मैं देख रहा हूं।
बट आज भी स्टार्टअप बहुत ज्यादा नॉन ग्लैमरस लाइफ है, जो बाहर से दिखती है आपको वो नहीं है। कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी छोटा स्टार्टअप बड़ा स्टार्टअप, आप वो समझते होंगे वो चीज की जो बाहर से दिखता है वो बिल्कुल नहीं है स्टार्टअप वैसा। तो उस लेवल का स्ट्रेस लेना, उस लेवल की मेहनत करना, उस लेवल का रोज रोज सोचना, ये तो 24 घंटे और सातों दिन का एक मानसिक एक वर्क होता है। इसमें कोई सैटरडे संडे नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की कंफर्ट नहीं है। लेकिन जब इसके रिटर्न्स होते हैं तो वो फिर कंपनसेट कर देते हैं हर चीज को।